मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगज़ीन कर रहे थे, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ट्रम्प्स विज़िट टू इंडिया। अभी आपको पता है कि भी रिसेंटली इंडिया में विज़िट किए थे अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी, USA के जो प्रेसिडेंट है। ये USA के पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो इंडिया में इन्होंने विज़िट किया है। 70 साल हो गए हैं इंडिया US डिप्लोमेटिक टाइज़ को, कि अभी तक किसी ने भी USA के किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी भी इंडिया विज़िट नहीं किया। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पहले US के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडिया में विज़िट किया। तो अभी क्या है क्या स्टेप्स लिए थे जो विज़िट किया था। तो नमस्ते ट्रम्प इवेंट तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जैसे जब हमारे इंडिया के मोदी जी USA गए थे तो वहाँ पे उनके लिए होडी मोदी प्रोग्राम को इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसी लाइन्स पे नमस्ते ट्रम्प इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडिया ने US ने अपग्रेड किया अपनी रिलेशनशिप को फ्रॉम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसने $600 मिलियन फाइनेंस करने की बात कर दिया इंडिया में। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलेंगे उसमें $600 मिलियन कौन फाइनेंस करेगा? US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन हो, इसके लिए क्या किया है इंडिया? USA ने अप्रिशिएट किया कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया है इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। और दोनों कंट्री ने डिसाइड करा है कि वो एक न्यू पार्टनरशिप करेंगे बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप। एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में मुझे कोई दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो क्या है USA ने अप्रिशिएट किया इंडिया के रोल को एज अ नेट प्रोवाइडर, कि उसने कितनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है इंडियन ओशन रीजन में। और दोनों कंट्रीज़ एक न्यू पार्टनरशिप में आई हैं, दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द इंडियाज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे वो थर्ड कंट्रीज़ के साथ क्या कर सके, कॉपरेट कर सके। USA ने काफ़ी रीअफर्म किया कि इंडिया का एक मतलब कि हम जो इंडिया है वो USA का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। किस तरह से? हमने $2.6 बिलियन की वहाँ से 24 सी होक जैसे जो एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर है उनको भी परचेज़ किया है इंडियन नेवी के लिए। और इसी के साथ हमने $800 मिलियन की डील कर चुके हैं, कि जिसमें हम क्या करेंगे, जो 640 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो हम USA से क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। बोथ कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो एक सेटअप करेंगे काउंटर नारकोटिक वर्किंग ग्रुप, जो अपने अपने एजेंसीज उनको अपने लॉ से एनफोर्स करेंगी, सो दैट अपनी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, बोथ साइड ने पाकिस्तान को बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेरर थ्रेट्स के लिए उनको वार्न किया है और बोला है कि उसके लिए जस्टिस लाया जाए। जो भी 26/11 अटैक में जो विक्टिम हुआ था या पठानकोट टेरर हुआ था जो 2016 में उरी अटैक्स हुए थे, उनमें जस्टिस दिलाया जाए। पार्टनरशिप गो फॉर ग्लोबल लीडरशिप। US ने अभी रीअफर्म किया कि USA ने सपोर्ट किया कि जो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए कहाँ पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल में। भी आपको पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो भी हैं वो नॉन मेंबर स्टेट्स होती हैं। तो USA ने सपोर्ट किया कि इंडिया को दर्जा मिलना चाहिए परमानेंट मेंबर का UN सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर इंडिया एंटिटी टू डोना न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एट द अर्लियर। बोथ कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है ब्लू डॉट नेटवर्क पे। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या आता है हम पढ़ेंगे। और USA ने अप्रिशिएट किया कि जो भी इंडिया अपना रोल निभा रही है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में, या फिर उनको जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है अफगानिस्तान को, तो USA ने उसको भी क्या किया, वेलकम किया कि अगर वो भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। अब ब्लूटूथ नेटवर्क क्या है? ये जो नेटवर्क था वो 2019 में लॉन्च हुआ था 35th एशियन समिट में। किस किस के द्वारा? US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? US ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। देखो, ब्लूटूथ नेटवर्क में के अंदर क्या है कि हम क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट या जो अपनी गवर्नमेंट है उसकी फंडिंग पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो जो भी आप इसको पढ़ो, जो भी प्रोजेक्ट्स ऐसे नॉर्म्स को मीट कर देता है उसे हम ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन बोलेंगे, विच विल इनेबल दैम टू अट्रैक्ट प्राइवेट फंडिंग एंड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द स्टेट फंडिंग अलोन। जो सिर्फ स्टेट फंडिंग पर डिपेंड ना रहे बल्कि प्राइवेट फंडिंग को अट्रैक्ट कर सके, तो उस फंडिंग को इन्होंने क्या बोले, ब्लूटूथ नेटवर्क। ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फंडिंग को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो, ये एक तरह का अल्टरनेटिव देखा गया है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है ब्लूटूथ नेटवर्क और
बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये डायरेक्ट मनी को इन्वॉल्व करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन जो ब्लू डॉट है उसमें डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे रिलाई होती है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स पे। ब्लू डॉट विल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, ब्लूटूथ में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का, अगर जब प्रोजेक्ट्स की ग्रेडिंग पे। लेकिन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट, जो चाइना की गवर्नमेंट है, वो खुद में ही उसका एक कोऑर्डिनेशन है। आई होप आपको ये गाइस समझ में आएगा। इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग, जो सेकंड इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग की मिनिस्टर मीटिंग हुई है वो वाशिंगटन डीसी में हुई है, यूएसए में हुई है। जो पहली बार हुई थी वो कहाँ हुई थी, 2018 में इनॉग्रेट हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। सेकंड जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है इंडिया यूएस की, वाशिंगटन में हुई है यूएसए में। जो फर्स्ट जो आई थी 2018 में, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। जो 2+2 डायग्रोल मीटिंग है, ये मीटिंग होती है, एक ऑफिशियल मीटिंग होती है बिटवीन फॉरेन एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूएसए। इस मैकेनिज्म को 2017 में लाया गया था, जिसका एम था कि जो हम इंडो यूएस को स्ट्रेटेजिक टाइज हम अच्छी कर सके डिफेंस में, ट्रेड में, या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के को एनहेंस कर सके और टेररिज्म को क्या कर सके, काउंटर कर सके। अब इस की आउटकम्स क्या है इस डायलॉग का, जो ये 2+2 मिनिस्टर मीटिंग हुई है, इसमें क्या आउटकम क्या है। एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स को साइन किया है, जिसके अंदर किया है कि इंडिया और यूएसए दोनों साइड क्या करेंगी, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगी, ठीक है। और फाइनलाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेड इनिशिएटिव हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या आएगा, जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी क्या, डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट करना है और कौन कितना डेवलप्ड हो गया है, तो उसको क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी। यूएसए ने बोला है कि वो फाउंडिंग जो मेंबर है कोलिशन ऑफ डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में क्या करेगा, सेटअप करेगा। स्पेस में वो कोऑपरेशन करेंगे, ताकि जो भी स्पेस के अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे, दैट इज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके अंडर क्या है, जो भी ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उन पर ट्रैक रखते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि वो भी आने वाले टाइम में कहाँ होंगे, ठीक है। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में यही है भी, जो स्पेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दोनों साइड्स क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। साइनिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, इसमें ये है कि इस एग्रीमेंट ने जो 2005 का एग्रीमेंट था उसको रिप्लेस कर दिया है, और इसमें है कि दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या करेंगी, कोलैबोरेट करेंगे। यंग इनोवेटर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में क्या है कि शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो यूएस से ऑफर करेगी इंडियन के स्टूडेंट्स को एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल, या तो अभी जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए लोग उन लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी शॉर्ट टर्म यूएस इंडियन स्टूडेंट्स को, ठीक है गाइस। हो आपको समझ में आया कि 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नाटो अलाइक स्टेटस। जो भी यूएसए के दोनों हाउसेज है, जैसे अपने लोकसभा है, उधर राज्यसभा है, वो उधर जो यूएसए के दो हाउस हैं, सिनाटे और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसके अमेंडमेंट में पास कर दिया है फॉर द फिस्कल ईयर 2020, ताकि वो क्या कर सके, जो अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया के साथ उसको क्या कर सके और स्ट्रेंथन कर सके और एनहेंस कर सके। आपको समझ में आए, यूएसए के दोनों हाउसेस ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को में जो अमेंडमेंट थी उसको पास कर दिया। इससे क्या होएगा, जो हमारी उनकी यूएसए की जो डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया के साथ वो स्ट्रेंथन हो सकती है और एनहेंस हो सकती है। तो और क्या है, अब जो अमेंडमेंट हो गई है उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो इंडिया को वो क्या कर सके, यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है इंडिया को नॉन मेंबर नाटो अलाइक का स्टेटस दे दिया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है कि इंडिया एलिजिबल हो जाएगा कि वो जो भी यूएसए में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी एंट्री ले सकता है विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑन अ शेयर्ड कॉस्ट बेसिस। वो क्या कर सकता है, इंडिया को इनेबल है कि वो परचेज़ कर सकता है डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड। इंडिया को एक प्रायोरिटी डिलीवरी दी जाएगी शिप्स की या मिलिट्री रेशन की। अलाउ कर सकता है पोजेशन ऑफ वार रिजर्व स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑन इक्विपमेंट दैट आर केप्ट आउटसाइड ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, ठीक है। देखो ये है कि भी अब जो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट से, जो इंडिया को यही बेनिफिट मिलेगा कि वो इजीली जो यूएसए के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं, वहाँ के जो डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स हैं उनको परचेज़ कर सकता है, और उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो भी शिप्स या मिलिट्री जो भी इंडिया को राशन चाहिए, मतलब कि मिलिट्री रिलेटेड, वो सब उसको प्रायोरिटी पे मिला जाएगा, और वहाँ पे जो वॉर का रिजर्व स्टॉक है उसका भी पोजेशन मिल सकता है। हाउएवर इंडिया का इस पर कोई भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। हाउएवर इट डज नॉट इम्पोज एनी बर्डन ऑन द इंडिया।
आगे चलते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इंडिया या यूएसए ने डिसाइड किया है फॉर द अर्ली कंक्लूजन बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखो इस एग्रीमेंट से क्या आएगा, ये जो है ना दोनों कंट्रीज़ में मिलिट्री जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इट विल इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द मिलिट्रीज एंड अलाउ ट्रांसफर ऑफ हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म। जो बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये अलाउ करेगा इंडिया को कि जो यूएसए का जियो स्पेशल मैप्स है वो उसको यूज़ करेगा ताकि जो पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी हमें मिल सके, ठीक है, ऑफ वेपन्स या क्रूज या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो यूएसए ने साइन किया इंडिया के साथ, पहले तो देखो 2002 में साइन किया हुआ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। आपको ये पता ही चल रहा होगा, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है कि दोनों कंट्रीज़ एक्सचेंज करेगी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में, और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट भी करके रखेंगी। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये जो 2016 में हुआ था ये नॉन बाइंडिंग है। इसमें यही है कि एक जो मिलिट्री है एक कंट्री की वो दूसरे कंट्री के बेस को यूज़ कर सकती है फॉर रीसप्लाइंग या कैरी आउट रिपेयर्स, ठीक है, रिपेयर्स को या रीसप्लाई करने के लिए दूसरी कंट्री के बेस को यूज़ कर सकती है। तीसरा एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये करता है दोनों कंट्रीज़ को इनेबल करता है कि वो सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कर सकें ऑन अप्रूव्ड इक्विपमेंट। मतलब कि सिक्योरिटी मतलब कोई ना हो, कम्युनिकेशन जो वो कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं वो कुछ लीक ना हो या फिर उसको कोई हैक ना कर ले, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के लिए सिक्योर ये आए थे एग्रीमेंट। आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वाड कंट्रीज़, जो आपको पता ही है 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं ये अभी फॉरेन मिनिस्टर की लेवल मीटिंग हुई है पहली बार ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। जैसे यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं उसी की साइडलाइंस पे क्वाड कंट्रीज़ की क्या हुई है, मीटिंग हुई है पहली बार। वो भी कौन से लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे। इससे पहले जो मीटिंग होती थी वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होती थी, जो इस बार लेवल पे मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग हुई है। क्वाड कंट्रीज़ यही कि वैसे तो ये इनफॉर्मल होती है लेकिन अभी धीरे धीरे इसको फॉर्मलाइज मैनर में लेके जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है किस किस के बीच में, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये जो डायलॉग था इसको 2007 में इनिशिएट किया था किसके, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, शिंगो आबे ने। हाउएवर 2017 एशियान समिट में दोनों चारों मेंबर्स ने बोला कि हमें इस नेगोशिएशन को रीज्वाइन करना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल एलायंस को द्वारा रिवाइवल करना चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो मीटिंग होती थी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये क्या होती थी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंडो पैसिफिक में फ्री और ओपन ट्रेड को प्रमोट कर सकें, और इसमें क्या है कि हम कलेक्टिव एफर्ट्स और कोऑपरेशन किस किस में कर सकें, काउंटर टेररिज्म में, मेंटरिंग में, डिज़ास्टर रिलीफ असिस्टेंस में, एयर टाइम सिक्योरिटी में, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, फाइनेंस और साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, इन फील्ड्स में क्या कर सकें हम जो रिलेशंस हैं उनको अपनी एनहेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। आई होप गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडिया आउट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। यूएसए ने अभी क्या किया है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिया। देखो क्या होता है, जो WTO होता है उसमें क्या है कि कोई भी कंट्री अपने आप खुद को डेजिग्नेट कर सकती है कि क्या वेदर वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो अंडर WTO एनी कंट्री कैन सेल्फ डेजिग्नेट इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक मेथड खुद का अपनाया है। उसने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम $12,375 से ज़्यादा होती है उस कंट्री को क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। या फिर कोई भी वो कंट्री जो OECD का मेंबर्स है या G20 का मेंबर है उसमें मेनली वो कंट्रीज़ को हाई इनकम कैटेगराइज करती है, ठीक है। और या फिर ग्लोबली जो ट्रेड वो 0.5% से ज़्यादा कर दिया वो कंट्री, तो उसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो USA ने ये सब देखा है कि इंडिया की इनकम भी बढ़ रही है, एनुअली ग्रोस नेशनल इनकम उसकी हाई है, तो इस वजह से जो इंडिया के साथ साथ ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका को USA ने अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिया। लेकिन जो US जो अब क्या करेगा, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखेगा अगर किस ट्रेड पर्पज़ से या कोई भी ड्यूटी कंसेशन के पर्पज़ से वो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस देगा, ठीक है गाइज। H1B, H4 वीज़ा, देखो क्या है, ये USA के वीज़ाज़ हैं जो इंडिया को मिलते हैं। अब देखो USA ने क्या किया है, अभी जो H1B वीज़ा जो डिनाइल करता था अब उनको ज़्यादा डिनाई करने लगा। अगर पहले 10 वीज़ा मना करता था वो 100 वीज़ा मना करने लग गया है।
क्योंकि अब उसका क्या है, वो अंदर अपने एक स्ट्रेटेजी कर रहा है कि बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन, और H4 वीज़ाज़ को भी बहुत लोअर रेट में क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। जो H1 वीज़ा है वो अलाउ करता है जो भी US कंपनीज़ में कि वहाँ पे फॉरेन वर्कर्स टेम्परेरी आके काम कर सकें, ऑक्यूपेशन कर सकें 3 साल तक के लिए, या एक्सटेंडेबल टू द 6 ईयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर्स, 3 साल के लिए H1B वीज़ा है वो इशू होता है, और मैक्सिमम 6 साल तक इशू हो सकता है। इसमें क्या है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री को वहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन जिसने करना है उसको एम्प्लॉय करता है। अब क्या कर रहा है, USA ने इस पे कैप लगा दिया, मतलब कि अब वो बस 1 साल में 85,000 वीज़ा ही इशू करेगा। लेकिन जैसे कुछ एग्जाम्पशन कहीं दिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्पशन दे दिया है, या रिसर्च नॉन प्रॉफिट्स वगैरह में इनको एग्जाम्पशन दिए इनके एम्प्लॉयर्स को। अभी क्या है, जो भी H1B वीज़ा एप्लीकेशन जो इशू होते हैं उसमें देखा गया है कि 74% तो ये इंडियंस को ही इशू होते हैं। अगर 100 वीज़ा USA दे रहा है तो उसमें से तुम सोचो 74 वीज़ा वो इंडिया को दे रहा है। तो ऐसे जो कैप लगाने से जो इंडिया के एप्लीकेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अब जो स्पाउस ऑफ H1B वीज़ा होते हैं उनको H4 वीज़ा ग्रांट किया जाता है, ठीक है, थ्रू, ताकि H4 वीज़ा से क्या है वो कुछ तरह का वर्क USA में कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक F टाइप वीज़ाज़ भी होते हैं, वो स्टूडेंट्स को इशू होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, यूरोप के साथ देख लेते हैं। इंडिया UK रिलेशन, अभी क्या 13 मीटिंग हुई है इंडिया और UK की, यूनाइटेड किंगडम की जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी को, जो कि कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई है। जो इंडिया UK की जो जेटको थी, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, इसको 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये डेवलप करती है कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं या फिर जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों में, इंडिया और UK में, उसको क्या कम कर उसे हम और स्ट्रेंथन कर सकें, एनहेंस कर सकें। जो इंडिया और UK की जेटको मीटिंग होती है वो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल लेवल मीटिंग होती है, इन दोनों मिनिस्टर मिलते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर। अभी क्या है, जो रिसेंट मीट में इंडिया और UK ने एग्री किया कि वो 3 ग्रुप्स पे काम करेंगे मेनली, जिसमें ट्रेड बैरियर्स को टैकल कर सके, जैसे फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ केयर या डाटा सर्विसेज में। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इंडिया और UK के रिलेशंस में, असेस इंडिया प्रोग्राम। असेस इंडिया प्रोग्राम में ये है, इसके अंडर क्या है, जो भी UK से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में वो कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। अभी $3.5 बिलियन से ज़्यादा रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू किया गया लंदन में सिंस जुलाई 2016। ग्रीन बॉन्ड, इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $500 मिलियन को रेज किया विया ग्रीन बॉन्ड्स, और उसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया, लिस्ट भी किया गया। वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान में न्यू टेक्निकल असिस्टेंस कौन दे रहा है, वाराणसी रेलवे स्टेशन को वो UK हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टार्टअप जो इंडिया इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट कर रहा है। UK क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, £160 मिलियन इन्वेस्ट करेगा 75 स्टार्टअप एंटरप्राइजेस में, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज, जिसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, 2017 की न्यूज़ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडिया जर्मनी रिलेशंस। तो अभी जो जर्मन के चांसलर है ना, एंगेला मार्कल, वो कुछ अपने बिजनेस डेलीगेशंस के साथ, कुछ कोलीग्स के साथ इंडिया आए थे 5th राउंड ऑफ बाईएनियल इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के लिए। इंडिया और जर्मनी में क्या हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के लिए जर्मन के चांसलर कुछ अपने कोलीग्स के साथ, कुछ बिजनेस डेलीगेट्स के साथ इंडिया में विज़िट किए थे। अब उस विज़िट का आउटकम क्या है कि जर्मनी प्रोवाइड करेगी कुछ €1 बिलियन प्रोवाइड करेगी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए, 35 मिलियन यूरोज़ डेडिकेट करेगी क्लाइमेट इनिशिएटिव के लिए, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के लिए, जिससे इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर सके और फॉरेस्ट को रिस्टोर कर सके। इंडो जर्मन पार्टनरशिप हायर एजुकेशन पे साइन हुआ है, जिससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स को जर्मनी में पढ़ने का मौका मिलेगा। वो दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेशन दिखाया है ताकि टेरर जो है उस पर हम जड़ से निकाल के फेंक सकें उसे, और जो भी टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनको हम डिसरप्ट कर सकें। जर्मनी ने फैसिलिटेट किया है एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में, और कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे इंडिया के साथ, इंक्लूडिंग मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स बिटवीन द इंडिया एंड द जर्मन नेवल इंडस्ट्री। गाइज ये 7 चैप्टर पूरा कवर कर देते हैं, इसकी 2 न्यूज़ और रह रही है, इससे नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, हम थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं। इंडिया फ्रांस, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी फ्रांस में विजिट किया था फॉर अ बायलैटरल समिट। इसमें किया ताकि जो इंडो फ्रेंच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उसको हम और क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, कंसोलिडेट कर सकें। अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है जो इंडिया फ्रांस रिलेशन में है,
अभी रिसेंट विजिट में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है किसमें, जो इंडिया की तरफ से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में और फ्रांस की तरफ से एटोस के अंडर एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कोऑपरेट करेंगे किस किस फील्ड में, क्वांटम कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग की फील्ड में क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट में ये है कि इंडियन नेवल वर्कशिप्स को अलाउ है कि वो फ्रेंच नेवल बेस को असेस कर सकती हैं जिबूटी में फॉर रिफ्यूल फॉर एन ऑपरेशनल टर्न अराउंड, सो दैट वो इंडियन शोर्स में वापस रिटर्न हो सकें। 8 से 10 सैटेलाइट्स को वो क्या करेंगे, इंडियन ओशन रीजन में लॉन्च करेंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की मोनीटर कर सकते हैं, मैरीटाइम सर्वेलेंस, मतलब नज़र रख सकते हैं मैरीटाइम क्या चल क्या रहा है। और आपको पता ही है जो गगनयान प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजेंगे 7 दिन के लिए, तो उसमें ट्रेन कौन कर रहा है उन एस्ट्रोनॉट्स को, फ्रेंच की स्पेस एजेंसी CNES ही क्या कर रही है, इसरो के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन कर रही है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है, जो ये ट्राईपैराटाइट एग्रीमेंट के अंडर के है। फ्रेंच रेलवे, नेशनल रेलवे एंड AFD जो फ्रेंच की एक डेवलपमेंट एजेंसी है, वो क्या करेगी, रेलवे स्टेशन के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इंडिया के, उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और जॉइंट विजन फॉर द स्पेस कॉर्पोरेशन, ये भी साइन हुआ है 2018 में। लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं गाइस। काउंसिल ऑफ यूरोप पार्लियामेंट्री असेंबली, जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप की जो पार्लियामेंट्री असेंबली है, उसने अभी रशिया को के वोटिंग राइट्स को रिस्टोर करने के फेवर में क्या किया, वोट किया है। अब क्या है, 5 साल पहले रशिया ने जब क्या है क्रीमियन पेनिनसुला को इलीगल एनेक्स कर लिया था, तो रशिया के वोटिंग राइट्स काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या कर दिया था, इन्वोक कर दिया था। तो अभी उसे रिस्टोर करने के लिए उन्होंने अब क्या किया, उसको वोट कर दिया फेवर में। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, ये देखो 1949 में फाउंडेड हुई थी बाय द ट्रीटी ऑफ लंदन। अभी इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसके अंदर 28 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के ही हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फंक्शन यही है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और रूल ऑफ लॉ को सबसे ज़्यादा प्राइमेसी दे। जो यूरोपियन कोर्ट है हाई ह्यूमन राइट्स की, वो काउंसिल का ही एक पार्ट है। इस चार्ज विद एनफोर्सिंग ऑफ द 1953 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, जो भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये काउंसिल ऑफ यूरोप की एक पार्ट है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उसके फॉरेन मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, और एंड पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द मेंबर लेजिस्लेचर। समझ आ गई। जो भी यूरोप काउंसिल ऑफ यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इस में भाग लेते हैं, और पार्लियामेंट्री असेंबली हर एक जो मेंबर लेजिस्लेचर हैं उनकी क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट से हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलो तब तक के लिए टाटा।